हाँ बच्चों, गुड आफ्टरनून। ये सेकेंड ईयर के फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इसमें हम जो स्टार्ट करेंगे फिजिक्स में, पहला टॉपिक है कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। कूलॉम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। इनमें सबसे पहले आपको बताएंगे हम कि वैद्युत आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए, ये देखा गया है कि जो पिछले क्लासों में आपने पढ़ा होगा कि अगर दो सब्सटेंसेज हैं, दो पदार्थ है, और उसमें घर्षण किया जाए तो वो उन पदार्थों में एक ऐसा गुण आ जाता है कि वो हल्के वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। जैसे आपने देखा कि कागज़ के छोटे टुकड़े लीजिए और कंघा कीजिए, और फिर थोड़ी देर कंघा करने के बाद उससे अगर आप उन छोटे कागज़ को टच कीजिए तो उसको अट्रैक्ट कर लेता है। तो इन पदार्थों में वो गुण क्या हो, घर्षण के कारण उत्पन्न होता है, जो फ्रिक्शन करते हैं इसके कारण होता है। और इस गुण को प्राप्त कर लेने पर पदार्थ वैद्युतमय हो जाता है, इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है। यानी उस पर या तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा या निगेटिव चार्ज आ जाएगा। और यही जो है वो कारण जिसमें ये गुण उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रिसिटी या वैद्युत कहलाता है। और ये वैद्युतमय पदार्थ को क्या कहेंगे, आवेशित पदार्थ कहेंगे, चार्ज सब्सटेंस। अब ये आवेश दो तरह से होता है, एक तो पॉजिटिव चार्ज और दूसरा निगेटिव चार्ज। आवेश दो तरह से होंगे, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। किसी भी चालक से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो उस पर धन आवेश हो जाता है, निगेटिव निकल गया तो पॉजिटिव चार्ज बचेगा। इसी तरह से कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो उस चालक पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और निगेटिव चार्ज का मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। समान आवेश हैं, ये दो चालक हैं, पॉजिटिव चार्ज हैं, तो उसमें प्रतिकर्षण का बल उत्पन्न होगा। और विपरीत आवेश हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, तो उसमें आकर्षण का बल लगेगा। अब इसमें हम देखेंगे वैद्युत आवेश का संरक्षण। ये आवेश का गुण है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। वैद्युत आवेश के संरक्षण का नियम यह है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यह वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। जैसे आपने पढ़ा ऊर्जा संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। तो इसमें यह है कि वो प्रॉपर्टी कांस्टेंट रहेगी, यानी उसे ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना नष्ट किया जा सकता है। इसे क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं, वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं कि कोई भी अगर चालक है और उस चालक में आवेश प्रवाह की दर, उस चालक में आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है, आवेश प्रवाह की दर कहलाती है, आवेश प्रवाह की दर वैद्युत धारा कहलाती है। और इसका मात्रक एम्पियर होता है। इसको आई से व्यक्त करते हैं, इसको किसे व्यक्त करेंगे, आई से। तो आई बराबर क्यू बाई टी, यानी एक सेकेंड में जो आवेश प्रवाहित होगा उसको वैद्युत धारा कहेंगे। आई इक्वल टू क्यू बाई टी, तो मात्रक क्या हुआ, एक एम्पियर बराबर एक कूलम बटे एक सेकेंड। एक एम्पियर बराबर एक कूलम अपान 1 सेकेंड। तो इस तरह से एम्पियर की और भी बहुत सारी डेफिनीशंस हैं। एक तो डेफिनीशन ये है एम्पियर की परिभाषा। तो एक तो डेफिनीशन आपने देखी कि अगर एक कूलम आवेश किसी चालक में
1 कूलम आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित हो तो उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होगी। लेकिन जो एक स्टैंडर्ड डेफिनीशन है वो है कि अगर निर्वात या वायु में स्थित 2 सीधे समांतर लंबे तारों में जिनके बीच की दूरी 1 मीटर है, एक ही वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर तारों के बीच उनके प्रति मीटर लंबाई में 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न हो तो उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होगी। देखो फिगर दिखाया गया है, ये 2 तार दिखाए गए हैं जिसमें 1 एम्पियर की धारा है दिखाई गई और आर मतलब इनके बीच की दूरी 1 मीटर है और इनके पर यूनिट लेंथ पे 1 मीटर लंबाई एकांक लंबाई पर ये लिखा हुआ F/L = 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। तो अगर इतना बल उत्पन्न हो जाए एकांक लंबाई पर तो उसमें प्रवाहित धारा कितनी होगी? 1 एम्पियर होगी। ये एम्पियर की सबसे स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। निर्वात या वायु में स्थित 2 सीधे समांतर लंबे तारों में जिनके बीच की दूरी 1 मीटर है, एक ही वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर तारों के बीच उनकी प्रति मीटर लंबाई में 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न हो जाए तो उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होगी। अब देखो Q = IT, तो Q का मात्रक कूलाम, 1 कूलाम = 1 एम्पियर × 1 सेकेंड। यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की वैद्युत धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित हो तो उस चालक में से गुजरने वाले आवेश की मात्रा 1 कूलाम होगी। आवेश का मात्रक कूलाम और विमीय सूत्र क्या है? AT। जब Q = IT तो I को एम्पियर लिखेंगे A और T को कैपिटल T लिखेंगे तो AT हो गया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी मूल आवेश। मूल आवेश कहते हैं कि न्यूनतम संभव आवेश को मूल आवेश कहते हैं। मिनिमम पॉसिबल चार्ज इज कॉल्ड एलिमेंट्री चार्ज या फंडामेंटल चार्ज, और इससे कम आवेश संभव नहीं है तो ये क्या कहलाएगा? मूल आवेश। 1 इलेक्ट्रॉन पे आवेश माइनस यानी -1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। प्रोटॉन का आवेश प्लस यानी +1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। अब जैसे हम कहें 10⁻24 कूलाम आवेश क्या संभव है? तो ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 1.6 × 10⁻⁹ से कम है। अगली प्रॉपर्टी आवेश की क्वांटम प्रकृति, इसको कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। व्हाट डू मीन बाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये है कि किसी आवेश को अनियमित रूप से, अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। चार्ज कैन नॉट बी डिवाइडेड अनलिमिटेडली। अनियमित रूप से या अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। और आवेश के इस गुण को आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता, क्वांटाइजेशन और एटॉमिसिटी ऑफ चार्ज कहते हैं। और कोई भी आवेश होगा मूल आवेश का पूर्ण गुणक ही होगा। या तो चार्ज QE होगा या 2E होगा, 3E होगा, 4E होगा, एंड दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। तो मूल आवेश E कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। अब आपने देखा, अब हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम। कूलाम का नियम ये है कि आपने देखा कि अगर 2 समान आवेश हैं तो उनमें प्रतिकर्षण बल लगेगा, और विपरीत आवेश हैं तो उसमें आकर्षण बल लगता है। यह नियम ये बताता है कि 2 चार्ज पार्टिकल के बीच जो स्थिर हैं उनका पे जो बल लगेगा उसका परिमाण कितना होगा। ये नियम ये कहता है 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेश की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बल दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है।
समान आवेश हैं तो प्रतिकर्षण बल, विपरीत आवेश हैं तो आकर्षण बल। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। देखिए दो आवेश दिखाए गए Q1 Q2, इनके बीच की दूरी R है। F समानुपाती Q1 Q2, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, या F इक्वल टू K। देखिए ये स्मॉल के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K को क्या कहेंगे? K को अनुक्रमानुपाती नियतांक कहते हैं। निर्वात या वायु के लिए इसका मान कितना होता है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम्ब स्क्वायर, ये मान होता है। अब देखिए अगर Q1 बराबर Q2 हो और ये 1 कूलम हो, Q1 बराबर Q2 बराबर 1 कूलम, R इक्वल टू 1 मीटर, यानी इनके बीच की दूरी 1 मीटर हो, तो F कितना हो जाएगा? 9 × 10⁹ न्यूटन। तो इसके आधार पे हम 1 कूलाम को ही परिभाषित कर सकते हैं। कैसे? 1 कूलाम आवेश वो आवेश है जो अपने से 1 मीटर की दूरी पर निर्वात या वायु में रखे इसी परिमाण के किसी अन्य सजातीय आवेश को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते। मतलब वो बल, 1 कूलाम वो आवेश होगा जो अपने से 1 मीटर की दूरी पर निर्वात या वायु में रखे इसी परिमाण के किसी अन्य सजातीय आवेश को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते। अच्छा, कूलाम एक बहुत बड़ा मात्रक होता है, तो छोटे मात्रक भी यूज करते हैं। दूसरे छोटे मात्रक क्या है? माइक्रो कूलाम और पिको कूलाम। एक माइक्रो कूलाम होता है 10⁻⁻6 कूलाम, या एक पिको कूलाम इक्वल टू 10⁻12 कूलाम। पिको कूलाम को माइक्रो कूलाम भी कहते हैं। एक माइक्रो कूलाम बराबर एक पिको कूलाम, एंड दिस इक्वल टू 10⁻12 कूलाम। यदि कूलाम बल का मान ऋणात्मक है तो ऋणात्मक बल है तो आकर्षण बल होगा, अब अगर धनात्मक बल है तो वो प्रतिकर्षण का होगा। अब देखिए यहाँ जो K का मान स्मॉल के, इसको क्या कहते हैं? अनुक्रमानुपाती कांस्टेंट। लेकिन इस K का मान दो बातों पे निर्भर करता है। एक तो ये निर्भर करता है माध्यम के परावैद्युतांक पर, और दूसरा निर्भर करता है निर्वात की चुंबकशीलता पर। कह रहा है यदि आवेश के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ K हो तो अनुक्रमानुपाती नियतांक क्या हो जाएगा? K के स्थान पे क्या लिखते हैं? देखिए स्मॉल k के स्थान पर लिखते हैं 1/4πε0 कैपिटल K। ये ε0 ई टाइप का बनाते, जीरो लगा देते, क्या पढ़ेंगे? एप्सिलॉन। तो इस फार्मूले में स्मॉल k के जगह क्या लिखेंगे? 1/4πε0 कैपिटल K। तो अब फार्मूला क्या होगा कूलाम्स लॉ का? F इक्वल टू 1/4πε0 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ε0 को क्या कहते हैं? निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं, और K को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। अब देखिए 1/4πε0 ये तो स्मॉल के है, और इसका मान कितना बताया था? 9 × 10⁹। और ε0 K जब आ जाएगा, कोई माध्यम आ जाएगा, तो ε0 × K ये भी कांस्टेंट होगा। और ε0 को क्या कहेंगे? माध्यम का परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, माध्यम का परावैद्युतांक। और इसे किससे लिखेंगे? एप्सिलॉन से। तो एप्सिलॉन बराबर क्या होगा? ε0 K। अब देखिए ε0 का विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे? इसमें देखिए F इक्वल टू 1/4πε0 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है। अब यह हमको क्या निकालना है? ε0 K। ε0 K का मान निकालना, तो क्या हो जाएगा? F इधर आ जाएगा, 1/4πF
इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब एप्सिलॉन जीरो के क्या कहलाएगा, एप्सिलॉन। ये परमिटिविटी ऑफ एप्सिलॉन जीरो के, एप्सिलॉन को क्या कहेंगे, परावैद्युत पदार्थ की वैद्युतशीलता, परावैद्युत पदार्थ की वैद्युतशीलता। ठीक है, तो एप्सिलॉन जीरो के इक्वल टू एप्सिलॉन, ये 1/4πf Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब एप्सिलॉन जीरो बराबर हो जाएगा 1। देखिए 4π की बीमा होगी नहीं, एफ का क्या होता है, न्यूटन पर न्यूटन, न्यूटन इंटू Q1 Q2 कूलाम इंटू कूलाम स्क्वायर और मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब रख दीजिए एप्सिलॉन जीरो, ऊपर है कूलाम, Q बराबर IT, तो बीमा क्या होगी AT, ये स्क्वायर है तो A स्क्वायर T स्क्वायर अपान न्यूटन का क्या होगा MLT-2 इंटू L स्क्वायर, मीटर क्या होगा L स्क्वायर। तो एप्सिलॉन जीरो की क्या आ गई M-1 L-3 और T की पावर 4 A2। अब यहाँ आपने देखा एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन जीरो के, तो के को भी डिफाइन कर सकते हैं, के बराबर क्या हो जाएगा एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन जीरो। अतः परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता, ये क्या है, परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता मतलब एप्सिलॉन जीरो के अनुपात को उस परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। अब देखिए किसी वैद्युत निकाय के मध्य, एक और भी परिभाषा है, किसी वैद्युत निकाय के मध्य वैद्युत आकर्षण बल को कम करने की क्षमता माध्यम का परावैद्युतांक कहलाती है। किसी वैद्युत निकाय, जैसे आप यूँ समझ लीजिए NaCl है सोडियम क्लोराइड, अब सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है और Cl पे निगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। जब सोडियम क्लोराइड हवा में है तो वहाँ पर ये आयोनाइज नहीं होगा NaCl, क्योंकि हवा या निर्वात या वायु के लिए परावैद्युतांक का मान क्या होता है, 1 होता है। अब जब इसको NaCl को पानी में डाल दीजिए तो Na और Cl के बीच जो वैद्युत आकर्षण बल है वो कम हो जाएगा, क्योंकि जल का परावैद्युतांक कितना होता है, K=81। इसीलिए जल में डालने पर सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में टूट जाएगा। तो किसी वैद्युत निकाय के मध्य वैद्युत आकर्षण बल को कम करने की क्षमता माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। और इसमें कौन कौन सा है, निर्वात या वायु के लिए K का मान क्या है, 1 है, जल के लिए K=81 है, इथाइल अल्कोहल के लिए परावैद्युतांक मान 25 है, किसी मेटल के लिए इन्फिनिटी। तो ये परावैद्युतांक वो गुण है जो किसी स्थिर वैद्युत बल को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने की प्रवृत्ति रखता है, उसको क्या कहेंगे, माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। या दूसरी डेफिनेशन बताया गया K=एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन जीरो। अब देखिए कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप, वेक्टर फॉर्म ऑफ दी कूलाम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ दी कूलाम्स लॉ में देखिए ये दो चार्ज दिखाए गए हैं, एक Q1 है और दूसरा Q2 है। ठीक है, Q1 एंड Q2, ये डिस्टेंस दिखाई गई पहले Q1 के साथ R21 यूनिट वेक्टर है, R21 ऊपर कैप लगा दीजिए तो यूनिट वेक्टर, मतलब यहाँ से दूरी ये यूनिट वेक्टर की है, और ये R2n या R12 ये क्या है, मतलब मैग्नीट्यूड है, दूरी, एक आवेश से दूसरे आवेश की बीच की दूरी। अब जैसे इनका एकांक वेक्टर लिखेंगे, एकांक वेक्टर पहले हम लिखेंगे, देखिए R⁻21 ये बराबर होता है वेक्टर बटे वेक्टर का परिमाण, तो R21 यूनिट वेक्टर इक्वल टू R2n
अपान R21। R21 जिसपे वेक्टर साइन नहीं लगा, ये क्या है, परिमाण है, ऊपर क्या है, वेक्टर है। अब फिर R12 इक्वल टू R12 अपान R12, ये परिमाण। और ये विस्थापन वेक्टर Q1 का Q2 के सापेक्ष क्या है, R12। Q1 का Q2 के सापेक्ष विस्थापन वेक्टर है R12 और Q2 का Q1 के सापेक्ष क्या है, R21। अतः आवेश Q2 के कारण Q1 पे बल, देख पहले आवेश के कारण दूसरे पर बल और दूसरे के कारण पहले पे बल, क्या लिखेंगे, F12 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R12 का स्क्वायर और इंटू यूनिट वेक्टर R12 कैप। इसी तरह दूसरे के लिए कीजिए, तो दूसरे के लिए F21 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R21 का स्क्वायर इंटू R21 यूनिट वेक्टर। अच्छा अब देखिए इसको, अगर इक्वेशन 1 और 2 को देखिए तो दोनों बराबर है और विपरीत दिशा में। देखिए Q1 बल लगाता है, ये इधर देखिए Q1 पे बल लग रहा है F12 और Q2 पे F21, तो ये बराबर और विपरीत है। तो हम ये भी कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड F21 इक्वल टू माइनस F12। अब महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, दोनों आवेशों द्वारा एक दूसरे पर लगने वाला बल बराबर तथा विपरीत है, यानी कूलम का नियम, न्यूटन के नियम, तृतीय नियम, थर्ड लॉ, इसको नोट कर लीजिएगा, थर्ड लॉ कर दीजिएगा, न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है। तो F21 इक्वल टू माइनस F12, ये महत्व है किसका, कूलम के नियम का, कि कूलम का नियम एक तरह से न्यूटन का थर्ड लॉ ही है। दूसरा है दोनों आवेश Q1 और Q2 को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगने वाला बल F12 या F21 परस्पर विपरीत है, अर्थात स्थिर वैद्युत बल केंद्रीय बल होते हैं। दीज आर दी सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स की यही डेफिनेशन है। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें निकली, एक तो ये न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है और दूसरा ये बल कौन सा है, सेंट्रल फोर्स है। अब देखिए हम देखेंगे नेक्स्ट, बहुल आवेशों के बीच बल, या इसको कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, देख कूलम्स लॉ आपने पढ़ा, दो स्थिर आवेशों के बीच में उसको पढ़ा आपने कि दो आवेश स्थिर हैं तो कितना बल लगेगा। अब अगर कई आवेश हैं और किसी एक आवेश पर बल निकालना है तो किससे आधार पे निकालेंगे, अध्यारोपण के सिद्धांत से, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये क्या कहता है सिद्धांत, ये कहता है कि अगर किसी निकाय में यानी बहुत सारे आवेश हैं तो उनमें से किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण बल उस आवेश पर लगे सभी बलों के वेक्टर योग के बराबर होता है। इसे क्या कहेंगे, अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। देखिए ये फिगर बना हुआ है, फिगर में देखिए एक आवेश Q1 है, एक Q2 है, एक Q3 है और एक Qn है, बहुत सारे आवेश हैं। तो अब Q1 पे बल देखेंगे, Q2 पे बल, अब Q1 पे हमको इन तीनों से, Q1 पे देखिए Q3 भी लगा रहा है, Q1 भी लगा रहा है, Q2 भी लगा रहा है, तो कुल बल जो Q1 पे लगेगा उसको हम कहें F1। F1 इक्वल टू F12 पहले दूसरे के बीच में, फिर F13 पहले तीसरे के बीच में और प्लस प्लस डैश डैश Fn, यानी सभी बलों के वेक्टर योग के बराबर होता है। अब जैसे F12 निकालना है तो कूलम्स लॉ लगाइए, 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R12 स्क्वायर इंटू R12 कैप।
ऐसे F13 पहले का तीसरे पे क्या बल लगेगा, 1/4/0 Q1 Q2 R13 स्क्वायर इंटू R13 यूनिट वेक्टर। F1n पहले और nवें आवेश के बीच बल 1/4/0 Q1 Q2 अपान R1n स्क्वायर इंटू R1n कैप। आवेश Q1 पर कुल बल निकालें अगर तो क्या लिखेंगे, वही फार्मूला F1 इक्वल टू F12 F प्लस 1 F13 Fn। वैल्यू रख दीजिए सारी, 1/4/0 सभी कॉमन है। पहला आ जाए Q1 Q2 अपान R12 स्क्वायर इंटू R12 यूनिट वेक्टर, दूसरा प्लस Q1 Q2 R13 स्क्वायर इंटू R13 यूनिट वेक्टर, और प्लस लास्ट में Q1 Q2 अपान R1n पहले और Q1 और nवें आवेश के बीच की दूरी का वर्ग R1n स्क्वायर। अब इसका तुलना कैसे करें, देखिए वैद्युत बल तथा गुरुत्वीय बल की तुलना, एक तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए चाहे, ठीक है, इसमें नहीं लिखा हुआ है। वैद्युत बल और गुरुत्वीय बल की तुलना में एक तो है वैद्युत बल केवल आकर्षण बल होता है, ठीक है, और गुरुत्वीय बल वैद्युत बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बल होते हैं, और गुरुत्वीय बल केवल आकर्षण बल होता है। वैद्युत बल कूलाम नियम से निर्धारित होता है, जबकि गुरुत्वीय बल न्यूटन्स के गुरुत्वाकर्षण नियम से निर्धारित होता है। वैद्युत बल में माध्यम पर भी इसका मान निर्भर करता है। वैद्युत बल ये माध्यम पे निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वीय बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। अतः वैद्युत बल का मान बहुत अधिक होता है, उसके कंपैरिजन में गुरुत्वीय बल का मान कम होता है। वैद्युत बल का मान बहुत अधिक होता है, जैसे मान लीजिए दो इलेक्ट्रॉनों के बीच निकालिए वैद्युत बल, तो ये करीब 10⁻43 टाइम्स आता है। दो प्रोटॉनों के बीच 10⁻36 टाइम्स ज़्यादा आता है। तो ये तीन मेन अंतर है। वैद्युत बल क्या है, आकर्षण प्रतिकर्षण कोई भी हो सकता है, और जबकि गुरुत्वीय बल केवल आकर्षण बल होता है। वैद्युत बल का मान बहुत अधिक होता है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वीय बल की तुलना में। और तीसरा है, इसके लिए कोई माध्यम, गुरुत्वीय बल के लिए माध्यम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और वैद्युत बल देखा आपने कि माध्यम के परावैद्युतांक पर निर्भर करता है। फिर देखिए कूलाम के नियम का महत्व क्या है, इम्पॉर्टेंस क्या है। कूलाम के नियम का महत्व, ये देखिए बहुत शॉर्ट रेंज डिस्टेंस, मतलब परमाणुीय दूरी जिसको कहते हैं, उनके बीच भी कार्य करता है। जबकि ग्रेविटेशनल फील्ड में बहुत कम दूरी होगी तो उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब ये है कि शॉर्ट और लॉन्ग डिस्टेंस ये निर्भर करता है कूलाम्स लॉ और कूलाम्स लॉ के लिए। अब इसमें आप देखिए, अब इसमें ये यहाँ तक का है कूलाम्स लॉ। अब के बाद इलेक्ट्रिसिटी आपको पढ़ाएंगे, और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पहले हम आपको पहले इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा के फिर न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन भेज देंगे। वो आप लोग मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन देंगे, उसको लगाइएगा। जो नहीं होगा तो हम उसी में डिस्कस भी कर लेंगे हर क्वेश्चंस को। बाकी आप लोग जब पढ़ने आइए तो जब टाइम हो तो उस समय एक पेन और एक कॉपी भी रखे रहा कीजिए। नोट्स तो प्रॉपर आपके यही हैं, कोई और चीज़ें जो बताएंगे उसके आधार पे और हम करा दिया करेंगे। तो इस तरह से ये पहले कूलाम्स लॉ आपने पढ़ा। कूलाम्स लॉ में आपने पढ़ा आवेश क्या है, वैद्युत धारा क्या है, फिर आपने एम्पियर की डेफिनीशन पढ़ी, एम्पियर की डेफिनीशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश के संरक्षण का नियम क्या है इसके बारे में पढ़ा।
फिर कूलाम्स लॉ पढ़ा। कूलाम्स लॉ में आपने देखा कि दो आवेशों जो स्थिर बिंदु आवेश हैं उनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसमें एप्सिलॉन जीरो की परिभाषा पढ़ी। एप्सिलॉन जीरो के को क्या कहेंगे? पदार्थ की वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन जीरो क्या कहेंगे? निर्वात की वैद्युतशीलता। और एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन जीरो के, एप्सिलॉन जीरो को क्या कहेंगे? पदार्थ की वैद्युतशीलता। वो निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन जीरो, एप्सिलॉन जीरो मतलब निर्वात या वायु के लिए। अब कोई पदार्थ है, कोई माध्यम है जिसका परावैद्युतांक है तो उसको कहेंगे पदार्थ की वैद्युतशीलता या एब्सोल्यूट परमिटिविटी। उसके बाद आपने पढ़ा एप्सिलॉन जीरो की डायमेंशन निकाली आपने। एप्सिलॉन जीरो की यूनिट एंड डायमेंशन क्या है। और उसके बाद आपने इसमें देखा कि एप्सिलॉन जीरो की डेफिनेशन, फिर कुछ पदार्थों के ये परावैद्युतांक बताया। निर्वात या वायु के लिए 1 होता है, जल के लिए 81 होता है, इथाइल अल्कोहल के 25, धातु के लिए इन्फिनिटी होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि कूलाम्स लॉ के फिर वेक्टर फॉर्म में आपने पढ़ा। वेक्टर फॉर्म में क्या करेंगे कि जो बल, दो आवेश होंगे तो दो आवेश के बीच जो बल लगेगा F12 इक्वल टू F21, एक आवेश का दूसरे आवेश का बल और दूसरे का पहले पे बल, ये वेक्टर फॉर्म कहला। तो कई क्वेश्चन पूछता है वेक्टर फॉर्म लिखिए, तो फिगर बना के सिर्फ यही F12 इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 अपान R12 स्क्वायर और ये R12 कैप। ऐसे Q2 के Q1 के कारण Q1 पर बल ये हो जाएगा। या यह भी दे सकते हैं कि सिद्ध कीजिए कि न्यूटन कूलम का नियम न्यूटन के थर्ड नियम का पालन करता है। तो वहाँ पे आपको यही दिखाना होगा F21 इक्वल टू माइनस F12 वेक्टर, ये हो जाएगा। अच्छा, ये जो बल होगा किस होगा कि जो आवेश हैं उनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है, उनके मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। फिर आपने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब देखिए इसमें जैसे कुछ न्यूमेरिकल्स और भी बनते हैं। जैसे हम कहें कि किसी चार्ज कंडक्टर पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। अब हमें उस इलेक्ट्रॉन की कमी निकालनी है। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा? E, तो n इलेक्ट्रॉन पर Ne, तो Q बराबर क्या हुआ? Ne। तो कभी भी आपको निकालना है तो n बराबर क्या होगा? Q अपान E। n बराबर मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कमी या अधिकता। पॉजिटिव चार्ज है तो कमी और निगेटिव चार्ज है तो अधिकता। तो F इक्वल टू n इक्वल टू Q बाई E करेंगे। अब E का जैसे +2 कूलाम है तो 2 अपान 1.6 10⁻⁻⁹, ये सॉल्व कर लीजिए। पॉजिटिव चार्ज है तो इतने इलेक्ट्रॉन की कमी है, निगेटिव चार्ज है तो इतने इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो इस पर भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो बाकी इसको पढ़िएगा और इस चीज़ को आप अपनी कॉपी बनाती चली जाइए, नोट एज इट इज़ ऐसे ही लिखती चली जाइए, ठीक है। तो फिर ये आपका ये यूनिट हो गया। नेक्स्ट डे से हम इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू करेंगे। जब भी आप पढ़ने बैठिए तो अपना कॉपी और एक पेन लेके ज़रूर बैठा कीजिए। कुछ चीज़ें ऐसे भी हम बता दिया करेंगे, बोल दिया करेंगे, वो आप नोट कर लिया कीजिएगा। अभी तुम लोगों के पास किताबें होगी नहीं तो हम न्यूमेरिकल्स भी भेज देंगे। तो ये आज ये 6 पेज का मैटर है, इसी को पढ़िए और इसी को समझिए और फिर आपको नेक्स्ट डे फिर डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल।